राधे श्याम सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज केशवपुरी मुजफ्फरनगर से आज सामाजिक विज्ञान विषय में कक्षा 10 भूगोल का अध्ययन करेंगे। यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का विषय हमारा विषय सामाजिक विज्ञान उपविषय भूगोल कक्षा 10 पाठ 1 प्रकरण है हमारा संसाधन एवं विकास। संसाधन, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, संसाधन का अर्थ है जिन चीज़ों के द्वारा हम अपनी सब आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, अर्थात जो पर्यावरण में वस्तुएं उपलब्ध हैं और उनसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। जैसे संसाधनों का विकास उनकी संभाव्यता एवं प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हम अपने घर से विद्यालय आते हैं तो हमें किसी न किसी साधन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे छोटे बच्चे साइकिल से आते हैं, कुछ स्कूटर से, मोटरसाइकिल से, कार से आते हैं, या हमको कहीं बाहर जाना पड़ता है तो उसमें हमें बस, रेलगाड़ी या हवाई जहाज़ की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सब आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले जो हमारे पास संसाधन है, उनको हम संसाधन कहते हैं। जैसे हम विद्यालय में आकर कुर्सी मेज़ का प्रयोग करते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, मेज़ पर बैठ कर के लिखते हैं, ये भी एक संसाधन है। जिस कॉपी में, किताब में हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वह भी संसाधन है। जिस कलम का हम प्रयोग कर रहे हैं वह भी एक संसाधन है। अर्थात कोई भी वस्तु जो हमारे लिए उपयोगी है या हमारे लिए काम कर रही है, वह संसाधन है। अर्थात पर्यावरण में उपलब्ध सभी वस्तुएं जिनसे हमारे लिए आवश्यक है, वो चाहे छोटी से छोटी सुई हो और कोई भी बड़ा से बड़ा उपकरण हो, वह सब हमारे संसाधन के साधन हैं। इसमें आता है संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण हम दो आधार पर कर सकते हैं। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं वह प्राकृतिक संसाधन माने जाते हैं, और मानवीय संसाधन जो हमें मनुष्य के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, वह मानवीय संसाधन है। सबसे पहले हम आते हैं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण हम निम्न आधारों पर कर सकते हैं। नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर। सबसे पहले आता है प्राकृतिक संसाधन उत्पत्ति के आधार पर हमें कैसे प्राप्त होते हैं। उसमें भी दो खंड हैं। जैव संसाधन, जैसे मनुष्य, पशुधन, वनस्पति एवं जीव जगत आदि, ये सब जैव संसाधन है। अर्थात प्रकृति में इनका जीवित होने का प्रमाण होता है और ये हमारे संसाधन हैं। कोयला, पेट्रोलियम जैविक स्रोत हैं, क्योंकि कोयला, पेट्रोलियम जो है वो जीवित रूपों के अपखंडन से प्राप्त होते हैं। अर्थात वे करोड़ों वर्ष पहले जब पेड़ पौधे या जीव जंतु दब कर के नीचे दब गए थे, वो सड़ गल करके पेट्रोलियम और कोयले के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। वे भी एक हमारे लिए संसाधन है। दूसरा पॉइंट आता है इसमें अजैव संसाधन। ये संसाधन निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं, जैसे मिट्टी, मृदा, धातुएं जैसे हमें मिट्टी से प्राप्त होती हैं। लौह, अयस्क, सोना, चांदी, ये धातुएं हैं। ये जो है अजैव संसाधन के रूप में होते हैं। चट्टानें हैं, जैसे नमक की चट्टानें हैं या ग्रेफाइट की चट्टानें हैं। ये चट्टानें भी हमें जो है संसाधन के रूप में प्रकृति से प्राप्त होती हैं। ये अजैव संसाधन के रूप में प्राप्त हैं। दूसरा आता है संभाव्यता के आधार पर। अर्थात जिस संसाधन की हमें पूरी संभावना होती है, उसके आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। एक है नवीकरणीय संसाधन, जिन्हें हम पुनः उत्पन्न या प्राप्त कर सकते हैं या उनका हम दोबारा से उपयोग कर सकते हैं, ऐसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा को हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं
वह कभी समाप्त नहीं हो सकती। ऐसे ही पवन ऊर्जा का भी प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं। ज्वारीय ऊर्जा या जल ऊर्जा, व वन्य जीव या वनों से प्राप्त अनेक प्रकार के उत्पादन, ये इनके हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। ये नवीकरणीय संसाधन के रूप में हमें उपलब्ध हैं। इनके भी दो उपवर्ग होते हैं, एक सतत संसाधन, दूसरा जैविकीय संसाधन, अर्थात जो हमें एक निरंतर प्राप्त हो रहा है, एक ऐसा संसाधन है, और दूसरा जो उसके जीवन के आधार पर प्राप्त होता है। अर्थात कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो समाप्त हो जाती हैं और कुछ लगातार चलती रहती हैं। दूसरा पॉइंट आता है इसमें अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन जिन्हें एक बार प्रयोग करने के पश्चात उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता, वे अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जैसे खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन, लौह अयस्क आदि। इसके दो प्रकार के हैं, ये चक्रीय और अचक्रीय, अर्थात जो निरंतर चलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, आते रहते हैं और वे समाप्त भी होते रहते हैं। जैसे हम जल का उपयोग करते हैं तो जल निरंतरता से चलता रहता है, बढ़ता रहता है और उसका हम उपयोग भी करते हैं। तीसरा पॉइंट आता है स्वामित्व के आधार पर। अगर कोई भी वस्तु है, उसका कोई ना कोई स्वामी होगा, तो इसके आधार पर भी हम इसको बांट सकते हैं। नंबर 1 इसमें आता है व्यक्तिगत संसाधन, जैसे बागान, चरागाह, भूमि, तालाब और कुएं, ये होते हैं व्यक्तिगत संसाधन के रूप में। दूसरा सामुदायिक संसाधन, जैसे गांव की चारण भूमि, तालाब, शमशान भूमि तथा शहरों में सार्वजनिक पार्क, खेल का मैदान आदि, ये सामुदायिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसमें तीसरा पॉइंट आता है राष्ट्रीय संसाधन, जैसे खनिज संसाधन, वन एवं वन्य जीव, जल तथा राजनीतिक सीमा के अंतर्गत ही संपूर्ण भूमि, ये राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आती है। एक इसमें होता है चौथा पॉइंट अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जैसे हमारे किसी भी क्षेत्र की सीमाएं हैं, उनके जो तट रेखाएं हैं या उसके अंदर 200 किलोमीटर तक अंदर की जो रेखाएं हैं, वह तट रेखा से अंदर की ओर के भाग खुले हुए महासागरीय संसाधन इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आता है विकास के स्तर के आधार पर संभावित संसाधन, जैसे गुजरात और राजस्थान में, गुजरात में पवन ऊर्जा के क्षेत्र हैं और गुजरात में पवन ऊर्जा के, और राजस्थान में हमारे सौर ऊर्जा के क्षेत्र हैं। इसी प्रकार से ये इनका उचित उपयोग किया जा सकता है, परंतु इनका अधिक विकास न होने के कारण वे अधिक प्रचलन में नहीं हैं। दूसरा है विकसित संसाधन, जैसे कोयला और पेट्रोलियम, इनके उपयोग की गुणवत्ता एवं मात्रा को निर्धारित किया जा सकता है, परंतु ये भी अनियमित रूप से प्रयोग किए जाते हैं। फिर होते हैं इनके भंडार, जैसे जल का भंडार होता है, तो जल हमारे दो तत्वों से मिलकर बना है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसी प्रकार से हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का यौगिक है, यह ऊर्जा का स्रोत बन सकता है, परंतु इस उद्देश्य से इसका उपयोग करने के लिए हमारे पास तकनीकी ज्ञान नहीं है, इसलिए हम इसको जल का उपयोग जल के रूप में ही करते हैं। आगे आता है संचित कोष, नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे नदियों पर बांध बना करके बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, उससे विद्युत पैदा की जाती है, उसको उपयोग में लाया जाता है। इस प्रकार से ये हमारे संसाधनों का वर्गीकरण हमने प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर आपको बताया। दूसरा इसमें आता है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन में हम सब जो तकनीकी ज्ञान रखने वाले व्यक्ति होते हैं, जैसे इंजीनियर हैं, इसमें अध्यापक हैं और डॉक्टर हैं, इसी प्रकार से अनेक प्रकार के तकनीकी ज्ञान रखने वाले व्यक्ति हैं, वे सब मानवीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। उन्हीं के ज्ञान के द्वारा हम छोटी से छोटी वस्तु बना सकते हैं, बड़ी से बड़ी वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं। ये मानवीय संसाधन भी हमारे इस पाठ के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है
संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास होता है, संसाधन प्रकृति की देन है, किंतु इसके अनधिक उपयोग से अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे वैश्विक तपन, ओजोन परत का क्षय होना, ह्रास होना, पर्यावरण प्रदूषण व भूमि निम्नीकरण की समस्या इसके अंतर्गत आती है। असमान संसाधन वितरण, जिससे समाज संसाधन संपन्न और संसाधन विहीन में बंट जाता है। अर्थात अगर हम इसका ठीक से उपयोग नहीं करेंगे तो ये संसाधन हमारे लिए एक दिन हानिकारक भी बन सकते हैं। इससे आगे आता है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास, किसी भी संसाधन का उपयोग हम अगर नियमित रूप से और सही प्रकार से करेंगे तो वह सबके लिए उपयोगी होगा। परंतु कई बार देखा जाता है कि जो किसी चीज़ का हम उपयोग कर रहे हैं वह हमारे लिए उपयोगी है, ये तो हम जानते ही हैं, परंतु दूसरों के लिए भी उपयोगी बने इसका ध्यान न रखते हुए उसका उपयोग किया जाता है, तो ये बातें सब जो है समाप्त होने वाली हैं। इससे तात्पर्य है कि संसाधनों को इस प्रकार से उपयोग करना चाहिए जिससे कि वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ आगे आने वाली पीढ़ियों को भी इसका लाभ मिल सके और वह भी इससे लाभान्वित हो सके। साथ ही पर्यावरण की क्षति भी न हो, अर्थात पर्यावरण भी इससे प्रदूषित न हो। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को सर्वप्रथम जून 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में स्वीकृत किया गया था। इस सम्मेलन में सतत पोषणीय विकास के लक्ष्य के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य विश्व सहयोग के द्वारा गरीबी, भूख और बीमारी, असाक्षरता और पर्यावरण की क्षति को कम करना है। इसके बाद आता है भारत में संसाधन नियोजन की आवश्यकता। संसाधन नियोजन की आवश्यकता। संसाधन नियोजन से आशय उपलब्ध संसाधनों की पहचान और मात्रा के साथ साथ अनेक उचित विकास से है। इसके निम्न तथ्यों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, जैसे जो ये हमारे खनिज संसाधन प्रदेश हैं, खनिज संसाधन प्रदेशों में झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे प्रांतों में खनिज और कोयले के प्रमुख भंडार हैं, प्रयुक्त भंडार हैं, किंतु तकनीकी और संस्थागत समर्थन की कमी के कारण इनका हम ठीक से उपयोग नहीं कर पाते हैं और अपनी इसकी कमी रहती है। इसी कारण हम जो है इन खनिजों का उपयोग पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं। इसके बाद इसी प्रकार राजस्थान में पवन ऊर्जा और अन्य सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत से राजस्थान में सौर ऊर्जा और गुजरात में पवन ऊर्जा के संसाधनों की बहुतायत है, लेकिन जल संसाधनों की कमी के कारण इनको हम ठीक से उपयोग नहीं कर पाते हैं और इनको ठीक से व्यवस्थित नहीं हो पाते हैं। लद्दाख जैसी जगह में, जैसे लद्दाख का नाम सभी ने सुना होगा, लद्दाख हमारे देश का सबसे ऊपरी हिस्सा है जहाँ पर शीत लहर चलती रहती है। इसको कोल्ड डिजर्ट कहते हैं, अर्थात ठंडा मरुस्थल प्रदेश इन अन्य भागों से अलग है। यह प्रदेश प्राकृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, इसलिए लोग यहाँ पर कम निवास करते हैं और यहाँ पर जाने से और अलग ही रहते हैं, इसलिए इसका उपयोग कम संसाधनों की वजह से कम किया जाता है। उसके बाद आता है संसाधन नियोजन की प्रक्रिया। संसाधन नियोजन की प्रक्रिया, इसमें संसाधन नियोजन की प्रक्रिया के कई चरण हैं, जैसे देश में उपलब्ध संसाधनों की पहचान व अनुमान लगाना। दूसरा है संसाधन विकास के लिए योजना तैयार करना। विभिन्न विकास योजनाओं के समन्वय स्थापित करना। भारत के लिए योजना आयोग के अंतर्गत पंचवर्षीय योजना बनाई गई है, जिस पर वर्तमान में नीति आयोग काम कर रहा है। पंचवर्षीय योजना का नाम बदल करके प्रधानमंत्री ने नीति आयोग कर दिया था। इसके अंतर्गत नीति आयोग की योजनाएं
अब चलती हैं। उसके बाद आता है संसाधन और उपनिवेश। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के माध्यम से उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। इस प्रकार संसाधनों का उपयोग करने के लिए उन्होंने बेहतर उपनिवेश को बढ़ावा दिया। फिर आता है संसाधनों का संरक्षण। अगर हम संसाधनों का उपयोग ही करते रहेंगे और उनका संरक्षण अपने हिसाब से नहीं करेंगे तो संसाधन एक दिन समाप्त हो जाएंगे और उसके लिए फिर हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसी प्रकार से 1987 में ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट के संसाधन संरक्षण की आवश्यकता का व्यापक रूप से उल्लेख किया गया और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सतत विकास की अवधारणा को उचित बताया गया। इसी तरह से आगे आता है फिर इसका भू संसाधन। जैसे और सब संसाधन हमारे लिए उपयोगी हैं, भूमि संसाधन भी सबसे पहला संसाधन है और ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी संसाधन है। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भारत के भौगोलिक क्षेत्रों में 43% क्षेत्र पर मैदान, भू क्षेत्र पर मैदान हैं, 27% पर पठार हैं और 30% भू क्षेत्र पर पर्वत हैं। इसी प्रकार भूमि हमारे अनेक रूपों में हमारे लिए उपयोगी है। भूमि पर हम घर बना करके रहते हैं, भूमि पर हमारे लिए खेती होती है, सड़क बनाई जाती हैं, रेल यातायात का साधन भी भूमि पर ही बनाया जाता है। इस प्रकार भूमि संसाधन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन होता है। भूमि की विशेषताएं क्या क्या हैं? अब भूमि की प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे भूमि का क्षेत्र निश्चित है, एक सीमित क्षेत्र है। उस पर कई बार ऐसा होता है, आप देखने में आता है कि कोई भी एक व्यक्ति है, उसके हिस्से में जो भूमि आती है, जो किसी का एक छोटा सा घर है, मान लिया किसी का घर 25 गज का एक घर है, तो उसी घर में वह अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उसी में रहता है, खाता पीता है, उसी में जो है सब अपनी व्यवस्थाएं बनाता है। तो इस प्रकार से सीमित क्षेत्र है। दूसरा है प्रकृति की निःशुल्क देन है। भूमि हमें प्रकृति की निःशुल्क देन है और इसका जो है इसे हम निःशुल्क रूप से उपयोग में ला सकते हैं। फिर भूमि अनाशवान है। यह एक ऐसा संसाधन है जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है, अचल तथा गतिहीन है। भूमि संसाधन जो है वो अचल है और गतिहीन भी है। जहाँ पर है वो वहीं पर रहती है, उसका स्थान परिवर्तित नहीं किया जा सकता। और दूसरा इसके आगे आता है बहुउपयोगिता। अभी मैंने आपको बताया एक ही भूमि के हिस्से का हम कई प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्वरूपों एवं गुणों में विविधता। कई बार ऐसा देखने में आता है कि कई प्रकार की क्षेत्र होते हैं, उसमें जैसे पहाड़ी क्षेत्र में पथरीली भूमि होती है और मैदानों में आएंगे तो वहाँ पर उपजाऊ भूमि होती है। पठारी क्षेत्रों में पथरीली और कंकरीली पत्थर मिट्टी की भूमि होती है। तो इस प्रकार से इसके स्वरूप अलग अलग होते हैं। भारत में भूमि उपयोग के प्रतिरूप को हम दो भागों में बांटते हैं, भौतिक कारक और मानवीय कारक। भारत में भूमि उपयोग कुल क्षेत्रफल, भारत में भूमि का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है, जिसमें से 92.2% भूमि का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार भारत की भूमि का उपयोग कृषि योग्य भूमि के अंतर्गत 57% भूमि का उपयोग करते हैं और वन के अंतर्गत 21% भूभाग आता है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर इसका उपयोग 33% निर्धारण किया गया है, परंतु अभी तक 21% ही हो रहा है। पठारी व मैदानी भागों में यह 10% से भी कम है। कृषि के लिए बहुत सारी अनुपलब्ध भूमि को भी उपलब्ध उपजाऊ बनाया जा रहा है, जैसे चरागाह भूमि को समाप्त करके कृषि योग्य भूमि बनाया जा रहा है। स्थायी चरागाह सबसे अधिक हिमाचल प्रदेश में स्थायी चरागाह हैं 23%, जिनको अब उपजाऊ भूमि में परिवर्तित किया जा रहा है। पड़ती भूमि 7%, बंजर भूमि 24%,
और शुद्ध बोया गया क्षेत्र इस भूमि पर फसलें उगाई और काटी जाती हैं। यह जैसे उत्तराखंड में अपने तरीके से सोपान खेती की जाती है। इस प्रकार से भूमि का उपयोग हम अनेक रूपों में कर सकते हैं। भूमि संसाधन का महत्व, भूमि संसाधन के महत्व को हम कई प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे भूमि मनुष्य के जीवन का आधार है, आर्थिक विकास का भी आधार है, आर्थिक उद्योगों का विकास, व्यापार का आधार, शक्ति संसाधन, परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास और रोजगार का आधार। अर्थात लगभग 55% आधे से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहती है। जो भूमि पर ही कृषि की जाती है उस पर ही ये निर्भर है। अब आते हैं भूमि निम्नीकरण के कारण। भूमि निम्नीकरण के कई कारण हैं, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा क्षेत्रों में कोयला का खनन किया जाता है, तो इसमें खनन उत्खनन के कारण भूमि का ह्रास हो रहा है। फिर होता है पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में पशुचारण के कारण भूमि का नुकसान होता है, ह्रास हो रहा है। भूमि निम्नीकरण का ये भी एक कारण है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भारत के पहाड़ी राज्यों में औद्योगिकरण के कारण भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। औद्योगिकरण के कारण मृदा में जल संवहन होता है, अर्थात जो फैक्ट्रियों से या उद्योगों से गंदा पानी निकाला जाता है वह भूमि के अंदर छोड़ दिया जाता है, जिससे भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। यह संपूर्ण भारत में है। उल्लेखनीय है कि भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है, जिससे 28% वन, 56% जल और 10% वायु तथा 6% क्षेत्र लवणीय व सागरीय निष्पेकों से प्रभावित होता है। अब ये प्रभावित तो हो रहा है, परंतु इसका जो है संरक्षण के उपाय क्या करने चाहिए, ये भी एक सोचनीय विषय है। भूमि संरक्षण के उपाय, इसमें सबसे पहले भूमि पर वन रोपण करने चाहिए और चरागाहों के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए। पेड़ों की रक्षक मेखला और पशुचारण पर नियंत्रण लगाना चाहिए। पेड़ों की रक्षक मेखला का मतलब है एक पंक्ति से पेड़ लगा करके और जंगली पशुओं को भी उसमें रहने के लिए व्यवस्थित ढंग से रहना, और उन जो बाहरी व्यक्ति होते हैं उनका नुकसान न कर सके, इसलिए रक्षक मेखला बनाई जाती है, शेल्टर बेल्ट जिसको कहते हैं। रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर उसे स्थिर बनाने की प्रक्रिया पर भी ध्यान देना चाहिए। अर्थात रेतीले जो टीले हैं वहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ लगा करके उनका भी उपयोग उसके लिए करना चाहिए। बंजर भूमि का उचित प्रबंधन कराना चाहिए, उसमें खाद पानी वगैरह डाल करके उसको बंजर भूमि से उपजाऊ भूमि बनाना चाहिए। खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल का परिवहन करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इस प्रकार से भूमि संरक्षण के उपाय हम कर सकते हैं। भारत में भूमि सुधार के और भी उपाय हैं, जैसे बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना, वृक्ष व वनस्पति सहित वृक्ष को वनों में परिवर्तित करना, मृदा की क्षमता को बढ़ाना, भूमि से जैव रासायनिक तत्वों की संतुलन को सही करना, ये सब भारत में भूमि सुधार के उद्देश्य हैं और उनके उपाय किए जा रहे हैं। अगला इसके आता है भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम, बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, वृक्षारोपण कार्यक्रम, रेगिस्तानी भूमि विकास कार्यक्रम, खाड़ी भूमि विकास कार्यक्रम, ये इसके अंतर्गत चलाए जाते हैं। फिर आता है मृदा संसाधन, जो एक तो भूमि होती है, उसके ऊपर जो मिट्टी हम खेती के लिए उपयोग करते हैं उसका भी जो है एक प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं। भारत में मृदाओं को कई भागों में बांटा जा सकता है, अर्थात भारत में कई प्रकार की मृदाएं उपलब्ध हैं। जैसे जलोढ़ मिट्टी भारत के संपूर्ण क्षेत्र में 45.6% भाग पर यह मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर अधिक उपजाऊ होने के कारण खेती की जाती है और यहाँ पर अधिक जनसंख्या भी निवास करती है। काली मृदा, जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास, चूना अधिक होने के कारण
यहाँ पर कपास की खेती, मूंगफली की खेती और गन्ने की खेती अधिक होती है, इसलिए यह क्षेत्र महाराष्ट्र और गुजरात में सर्वाधिक पाया जाता है। उसके बाद आता है लाल और पीली मृदा। इसमें तंबाकू, बाजरा, तिलहन और दलहन की फसलें उपजाऊ मात्रा में होती है। यह तमिलनाडु में सर्वाधिक मात्रा में होती है। लेटराइट मृदा जो है उसमें चाय, कहवा, कॉफ़ी, रबड़ और काजू की खेती की जाती है। यह केरल राज्य में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। मरुस्थलीय अर्थात 4% क्षेत्र पर बलुई बजरी युक्त मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। इसमें भी मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, सरसों, रागी आदि की फसलें उगाई जाती हैं। यह राजस्थान में अधिक मात्रा में उपलब्ध है। वनीय एवं पहाड़ी मृदा 8% क्षेत्र पर विस्तृत स्वभाव से अम्लीय जीवाश्म की प्रचुर मात्रा, पोटास, चूना व फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। यहाँ पर नाशपाती, अलूचा के पेड़ अधिक लगाए जाते हैं और यह पहाड़ी क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में अधिक पाई जाती है। फिर यह लवणीय मृदा, यह पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट, डेल्टाई और पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन क्षेत्रों में विस्तृत है। यह जिप्सम डालकर लवणता की कमी को पूरी की जाती है। पीट और जैविक मृदा, यह सामान्य रूप से उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इस प्रकार के ये भारत की मृदा के महत्व को और इसके वर्गीकरण को मैंने आपको समझाया। आगे आता है भारतीय मृदा का आर्थिक महत्व। इसके महत्व को हम कई तथ्यों से व्यक्त कर सकते हैं। मृदा मानव एवं वनस्पति जगत व जीव जंतुओं के अस्तित्व के लिए अनिवार्य घटक है, जिससे कि हम इसका उपयोग अनेक रूपों में कर सकते हैं। यह हमारे जीव जगत की खाद्य एवं आवास आवश्यकताओं की पूर्ति को पूरा करता है। विश्व की समस्याएं, समस्त प्राचीन सभ्यताएं, उन्नतिशील संस्कृति इन्हीं क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। वर्तमान में भी मृदा उर्वरता देश के आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण भूमिका को निर्वाह कर रही है। मृदा अपरदन का संरक्षण, मृदा के कटाव को रोकने के लिए हमें अपरदन को रोकना चाहिए और इसमें हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कि हमारी मृदा अपरदन को रोका जा सके और इसका सही प्रकार से निर्वहन कर सकें, सही प्रकार से उपयोग किया जा सके। इस प्रकार ये पाठ आपका संसाधन और विकास पूरा हुआ। इसमें हम आपको कुछ गृह कार्य दे देंगे। गृह कार्य में आप अपने आसपास जो आप देखते हैं या जो आप अपने आप उपयोग करते हैं, ऐसी चीज़ों की सूची बनाएंगे जो आपके लिए उपयोगी हैं और अन्य व्यक्ति भी उसका उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।